और भाई साहब उन्होंने कहा कि इतनी गली के अंदर कौन आएगा। मैंने कहा देखिए अगर खाना टेस्टी है तो आप चांदनी चौक भी जाते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं। जैसे अब मैंने एक रेस्टोरेंट बना दिया है, वहाँ एयर कंडीशन रेस्टोरेंट है, उसमें एसी लगा दिया, टीवी है, म्यूजिक सिस्टम है। जैसे बैठ करके खिलाते हैं, बैठ के खिलाते हैं, एसी में खाते हैं लोग, बड़े मस्ती से साथ खाते हैं। और एक रिक्शा वाला या एक मेट वो अपने बच्चों के साथ आके, जैसे आप मैकडोनल्ड जा रहे हैं या किसी बड़े रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, वो वाला माहौल दे रहा हूं मैं वहां पर। नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने प्रिय चैनल चेतना मंच पर। और आज हम आपको कुछ यूं कहना चाहते हैं कि दुनिया में दो प्रकार के हीरो होते हैं। एक हीरो पर्दे पे होता है, स्क्रीन पे होता है, छोटी स्क्रीन हो या बड़ी स्क्रीन हो। आजकल छोटी स्क्रीन पे कुछ ज्यादा हीरो दिख रहे हैं, लेकिन दूसरा हीरो जमीन पर होता है, समाज में होता है, देश के हर कोने में होता है, दुनिया के हर कोने में होता है। वो होता है असली हीरो। और आज असली हीरो कार्यक्रम में हम आपको ऐसे ही एक असली हीरो से मिलवाएंगे, परिचय कराएंगे और अधिक से अधिक उन्हीं की ज़बानी उनके पूरे जीवन को आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आज के हमारे असली हीरो हैं देश ही नहीं दुनिया भर में दादी की रसोई के नाम से मशहूर अनूप खन्ना जी। अनूप खन्ना जी यूं तो नोएडा में रहते हैं। नोएडा वो शहर है जहां यह कहा जाता है कि वहां मिट्टी के भी दाम लिए जाते हैं, वहां पेड़ों के पत्ते भी बेचे जाते हैं, वहां टूटे फूटे स्कूटरों और साइकिलों से आए हुए लोग रातों रात करोड़पति और अरबपति बन जाते हैं। नोएडा को कुछ इस तरह से डिफाइन करते हुए हमने सुना और देखा है। लेकिन उसी नोएडा में जहां बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं खड़ी हैं, जहां बड़े बड़े महल और फैक्ट्रियां और कारोबार चलते हैं, जहां फिल्म सिटी भी है, और फिल्म सिटी में देश के तमाम टीवी चैनल्स के कार्यालय भी हैं, उसी नोएडा में बड़ी संख्या में झुग्गियां हैं। ऐसी झुग्गियां, ऐसी झुग्गी बस्तियां जहां गरीबों को एक समय का भोजन मयस्सर नहीं होता है। रात दिन मेहनत करके, पूरी जान लगा करके कमा करके भी वो भूखे रहते हैं, भूखे सोते हैं। इन्हीं भूखों का दर्द समझा और जाना आज के हमारे हीरो अनूप खन्ना ने, और एक यूनिक पहल उन्होंने की अब से 7-8 साल पहले, कि वो भूखों को मुफ्त में खाना खिलाएंगे। लेकिन ये मुफ्त शब्द के बड़े खिलाफ हैं। उनको लगता है कि मुफ्त जहां होता है वहां खाने वाले को ऐसा लगेगा कि जैसे कोई उसको भिक्षा में खिला रहा हो, जैसा कोई उस पर एहसान कर रहा हो। तो एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट। उसके बाद तो और जगहों पे वो कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। नया कॉन्सेप्ट आया, उन्होंने क्रिएट किया कि मैं 5 रुपए लूंगा, केवल 5 रुपए, और 5 रुपए में बढ़िया थाली, पौष्टिक भोजन की थाली लगा करके दूंगा, और कोई भी आए वो वहां भोजन करे। यानी संकल्प ये कि नोएडा जैसे शहर में कोई भूखा ना रहे। ऐसे ही अनूप खन्ना जी के पास आपको सीधे ले चलता हूं, और अब उन्हीं से जानेंगे कि क्या है दादी की रसोई, वो कैसे शुरू हुई और कैसे आगे बढ़ा। अनूप जी नमस्कार। नमस्कार, आपका स्वागत है चेतना मंच के इस कार्यक्रम असली हीरो में। थैंक यू। और सच में आप असली हीरो हैं। ये देश ने आपको देखा है उस हीरोगिरी के साथ जब आप काउंटर पे खड़े होकर के भूखों को भोजन कराते हैं। ये बताइए कहां से कॉन्सेप्ट आया, कहां से शुरू हुआ? पहले तो मैं आपके दर्शकों को भी बता दूं कि मैं रघुवंशी जी का बहुत पुराना फैन रहा हूं। जब चेतना मंच की शुरुआत हुई थी तब से हम लोग लगातार इनको देख रहे हैं और ऐसे ही देख रहे हैं और इनसे काफ़ी प्रेरणा भी ली है। और इन्होंने जब भी कोई अच्छी स्टोरी होती थी
आप जानते हैं मैं 84 से नोएडा में हूँ और खाली यही काम नहीं करा है, बहुत सारे काम करे। मैं यहाँ पर खेल विकास संस्थान का भी अध्यक्ष रहा हूँ और केमिस्ट एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ, जिसमें 2,500-3 हज़ार मेडिकल स्टोर्स हैं हमारे पास, और स्टूडेंट गार्जियन एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी, जिसमें हमने फीस का आंदोलन सबसे पहले देश में हम ही ने शुरू करा था, और इलाहाबाद हाई कोर्ट में PIL भी मैंने ही फाइल करी थी। तो खाली आप चुनाव भी लड़े हैं, वो पक्ष आपने छोड़ दिया। चुनाव में मुझे याद है कि आप मेरे साथ थे और आपने कहा आप हारने के लिए क्यों चुनाव लड़ना है कन्ना जी, आपको 1,000 वोट नहीं मिलेंगे। तो मैंने आपसे यही कहा था कि अच्छे लोगों को लोग वोट क्यों नहीं देते, ये साबित करने के लिए किसी ना किसी को, बल्कि मैंने कहा भी था 1857 की क्रांति हुई थी, याद आया, तो उसमें लोग शहीद हुए थे, क्रांतिकारी हमारे शहीद हुए थे, इसलिए हुए थे कि आजादी हमें 100 साल बाद मिली, लेकिन उनको पता था आजादी नहीं मिली, फिर भी शहादत देनी है। तो सर मैंने शहादत दी। बिल्कुल ठीक बात कि एक एग्जाम्पल की रसोई का ख्याल एग्जैक्टली होता क्या था कि सर बहुत सारे काम करे, स्कूल का आंदोलन, फीस का आंदोलन, या पोस्टमार्टम हाउस में आपने देखा हमने डीप फ्रीजर, ये सारी चीजें दी थी। तो कहीं ना कहीं चीजें आगे अटक जाती थी। अब आप जाके देखिए, हमने जो रिक्शा दी थी या AC लगवाया था या जनरेटर था, सब खत्म हो गया। तो कुछ ना कुछ लगता था हम हर चीज करने के चक्कर में कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो हम बच्चे बैठे हुए थे, एक दिन मम्मी की इच्छा हुई कि बोले तुम इतने सारे सोशल काम करते हो, आपकी माँ जी, हाँ मदर ने, तो कहने लगे कि मेरे हिस्से का खाना जो बचता है वो किसी गरीब को खिला दिया करो। तो मैंने मजाक में कहा भी, मैंने कहा मम्मी आप खाती कितना हो, चिड़िया भी नहीं खाएगी इतने में। तो मेरी बेटी के मुंह से निकला, पापा दादी की इच्छा है, दादी की रसोई क्यों नहीं शुरू कर देते। और सडनली नाम पड़ गया, सब कुछ हुआ। ये 14-15 अगस्त के आसपास की बात रही होगी। 21 अगस्त किस वर्ष में? ये 2015 में 21 अगस्त मेरा जन्मदिन होता है जी। सडनली मम्मी के मुंह से निकला, जब करना ही है तो 21 अगस्त को क्यों नहीं कर देते तुम। तो हम पे शॉर्ट पीरियड रहा बहुत। अब सर हमने कभी प्याज भी नहीं काटा था, कभी कुछ करा ही नहीं था, होटल लाइन हमारी थी नहीं। तो एक हमारे पीछे नंदू लड़का था, दवाई लेने आता था, एक होटल में था। मैंने उसके सामने समस्या रखी, मैंने नंदू भाई ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। बोला भाई साहब बहुत आसान है, मैं 2 घंटे में बना दिया करूंगा। खिचड़ी से कंसेप्ट हमने शुरू करा था। अच्छा, पहले खिचड़ी देना। हाँ जी, हमने कहा बस यही बन जाए, यही बहुत बड़ी बात है। तो आपके मन में ये आया कि भूखों को खिलाना है। एग्जैक्टली। तो अभी नई लाइन थी, तो ये हुआ कि भाई पहले तो खाना बन जाए किसी तरह से, फिर ये बट भी जाए। और जैसे आपने बताया कि मैं शुरू से ही फ्री के खिलाफ रहा हूं, आदमी का स्वाभिमान रहना चाहिए। तो 5 रुपए एक हमने ऐसा नॉमिनल फीस रखी कि जो हर आदमी इजीली अफोर्ड कर सकता है। बिल्कुल सही। तो ये 5 रुपए का कंसेप्ट वहां से आया कि उसे देते हुए लगे कि यस मेरे को खाना चाहिए और मैं पैसे दे रहा हूं। यहां से शुरुआत हुई। पहले दिन चूंकि मेरा इतना बड़ा सोशल सर्किल है, 200-250 लोग आ गए। और रघुवंशी जी, मेरे को आज आपसे दिल की बात बता रहा हूं कि अगले दिन की तैयारी में फिर लग गया मैं, और फिर वो खत्म हुआ। फिर अगले दिन की तैयारी, वो 7 साल हो गए मुझे तो सोचने की फुर्सत नहीं मिली। प्रतिदिन आप इसी प्रक्रिया में रहते हैं। और पहले दाल चावल अचार से हमने कंसेप्ट शुरू करा था। 1-1.5 साल तक तो किसी ने, मतलब हम तो एक गली के अंदर अपना गंगा शॉपिंग में लगाते थे। सर आप विश्वास नहीं करेंगे, 36 रुपए किलो दाल होती थी जो हमने 21 अगस्त 2015 को शुरू करा था। और अगले साल ही वो काफी कॉस्टली हो गई थी, 100-150 रुपए। और ये सारे टीवी चैनल्स में भी आ रहा था, दालें बहुत महंगी हो गई हैं। अब योगा की चलाएं कैसे। हमारे सब्जी वाले ने बड़ा अच्छा सजेशन दिया, बोला आप 1-1.5 किलो दाल कम कर दीजिए, और उसके जगह हमारे गांव में बहुत होता है कि उसमें आलू, बैगन, गोभी वगैरह जितनी, हाँ, दाल में बाकी चीजें मिक्स कर दीजिए। तो बोले एक तो दाल गाढ़ी हो जाएगी, पौष्टिक हो जाएगी, और आपकी कॉस्टिंग कम हो जाएगी। तो सर हमने कॉस्टिंग बचाने के लिए जो वो रेसिपी ऐसी निकल के आई कि तो दूर दूर से खाने लग गए। मतलब हमने तो आज आपके सामने एक्सेप्ट कर रहा हूं, कॉस्टिंग बचाने के लिए करा था। बिल्कुल बिल्कुल। और भगवान की दुआ से आज ऐसी समस्या नहीं है, लेकिन वो चीजें हम आज भी डाल रहे हैं, पौष्टिक भी है और बेहतरीन खाना बनता है। और कभी आप टेस्ट भी उसका अच्छा होता है। टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। मैंने खाया आपकी रसोई में, आप आए थे, आपने अपने बेटे का जन्मदिन मनाया था, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। और आपने अपने हाथ से सेवा भी करी। हाँ, हम ये भी करते हैं, जो अपने बच्चे का जन्मदिन मनाता है या कोई भी इस तरह का करता है, तो उनसे हम 15 मिनट 20 मिनट तो रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने हाथ से सेवा करें। देखिए, एक मंच दिया है, लोग मेरे से कई बार पूछते हैं कैसे कर लेते हैं। ये बहुत बड़ा सवाल होता है, इतना बड़ा काम कैसे करते हैं। देखिए, आप ट्रांसपेरेंसी के साथ में करिए। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, देने वालों की बहुत लंबी लाइन है, सही लेने वाला है ही नहीं। सही बात है। आपको ये लगना चाहिए उसका सदुपयोग करेगा कि नहीं, ये डाउटफुल होता है, इसीलिए लोग देते नहीं है किसी को। सर हमने पहले दिन ये डिसाइड करा था कि हम कभी नहीं कहेंगे आज हम यहां जा रहे हैं बांटने, आज हम वहां जा रहे हैं।
कुआं प्यासे के पास क्यों जाएगा, प्यासे को ही कुएं के पास आना चाहिए। तो ये पहला कंसेप्ट था कि जिसको भूख लगेगी, लोगों ने कहा कि हाँ, और वैसे उन्होंने कहा कि इतनी गली के अंदर कौन आएगा। मैंने कहा देखिए, अगर खाना टेस्टी है तो आप चांदनी चौक भी जाते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं। नहीं, जब ये पता चलेगा किसी भूखे को कि मुझे वहां भोजन मिल सकता है तो आएगा। पर देखिए, जैसे मैंने बताया सर, मैंने मंच बनाया तो लोगों ने जुड़ना शुरू करा। एक निहारिका लड़की यही थी, वो मेरे ख्याल है इंडिया न्यूज में थी उस टाइम। उन्होंने कहा मेरी शादी हुई है और मेरे पास लहंगा कुर्ता है, मैं दोबारा तो पहनूंगी नहीं, अंकल ये किसी की शादी करा दीजिएगा। वो मैंने फेसबुक वगैरह पे डाला। आप विश्वास नहीं करेंगे सर, आज मेरे पास 30 से 35 लहंगे कुर्ते हैं, एक 1.5 लाख रुपए के शेरवानीज हैं। लोगों ने शादी अटेंड कर अपने, वो सारा मेरे को डोनेट कर देते हैं। आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, किसी को भी शादी करनी हो आप हमारे यहां से ले लीजिए, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के हैं, शादी करिए। उस पैसे से आप अपनी लड़की को गोल्ड दे दीजिए, कुछ दे दे, सदुपयोग करिए। अब फिर अगर आपने लहंगा कुर्ता या शेरवानी बनाई, फिर मेरे को ही डोनेट करेंगे, मेरे पास एक चीज और जुड़ जाएगी। तो मेरा निवेदन है, किसी को भी इस तरह की शादी करनी हो, और पूरे इंडिया से अगर उसका आना जाना भी लगता है, तब भी बहुत सस्ता पड़ेगा उसे, क्योंकि 1.5-2 लाख रुपए की चीजें बनती हैं ये। तो ये भी लोगों ने जुड़ना शुरू करा। फिर आपके इस कॉन्सेप्ट को देख करके, सुन करके देश के और कुछ शहरों में भी ये कार्यक्रम शुरू हुआ है। बहुत जगह चला है सर, ये पूरे इंडिया में अब 300-400 जगह चल रहा है, और कुछ लोग तो मुझसे कहीं ज्यादा आगे बढ़ कर, और सभी जगह दादी की रसोई के नाम से चलता है, मुझसे या अलग अलग नाम से? अलग अलग नाम से है। किसी ने थाल सेवा रखा है, किसी ने मम्मा की रसोई रखा है। मेरे से कई बार पूछते हैं कि साहब हमें नाम दादी की रसोई रख सकते हैं। मैंने कहा नाम में रखा क्या है यार, काम देखिए ना। बिल्कुल रखो, आप चाचा की रसोई रखिए, ताऊ की रसोई रखिए, कोई भी नाम रख लीजिए, आप काम क्या है वो देखना। आपने इसको रजिस्टर्ड कराया है? कोई रजिस्टर्ड के लिए मैंने भेजा हुआ है, पेटेंट के लिए। लेकिन सर वही प्रॉब्लम आती है कि हम काम करें या लड़ाई लड़ें। बिल्कुल सही बात। अब लोगों ने, अब कानपुर में किसी ने कमर्शियल इसको चला रहे हैं वो, अब आप कुछ नहीं कर सकते। आप या तो इस लाइन में चले जाएं फाइटिंग पे, या फिर काम करते हैं। सही बात है, उसमें टेक्निकल चीजों में उलझने से आगे आपको क्या लगता है कि इसको और बढ़ाना और विस्तार करने की कोई योजना आपकी है? सर मैं ये मानता हूं कि बहुत ज्यादा लोग मेरे पास ऑप्शंस भी आए बॉम्बे से, इधर उधर से, बहुत जगह लोगों ने कहा कि हम इसे बड़े स्केल पे लॉन्च करना चाहते हैं। मैंने कहा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप एक कुक लीजिए और अपना सेटअप है, अगर आपके पास पैसे हैं तो कोई भी कर दे। तो मेरा बहुत अच्छी तरह से मानना है, अनूप खन्ना खत्म तो ये चीज खत्म नहीं होनी चाहिए। ब्रांचेस अगर फैलती रहेंगी ना, आज ऊपर वाले की दुआ से 400 ब्रांचेस हैं, तो मैं इस चीज को ऐसा परफेक्शन कर दूंगा, अपनी लाइन बड़ी करते रहे। जैसे अब मैंने एक रेस्टोरेंट बना दिया है, वहां एयर कंडीशन रेस्टोरेंट है, उसमें एसी लगा दिया, टीवी है, म्यूजिक सिस्टम है। जैसे आप बैठ के खिलाते हैं, एसी में खाते हैं लोग, बड़े मस्ती से साथ खाते हैं। और एक रिक्शा वाला या एक मेट वो अपने बच्चों के साथ आके, जैसे आप मैकडोनल्ड जा रहे हैं या किसी बड़े रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, वो वाला माहौल दे रहा हूं मैं वहां पर। बहुत बढ़िया। तो अब मैं चाहता हूं कि इस तरह से पूरे इंडिया में इस तरह की ब्रांचेस हो जाएं। आपके इस काम को रिकॉग्नाइज किया, माननीय भारत के राष्ट्रपति जी ने भी रिकॉग्नाइज किया, देश के बहुत बड़े फिल्म स्टार और जिनको पितामह भी कहा जाता है फिल्मों का, अमिताभ बच्चन जी ने आपको रिकॉग्नाइज किया, करोड़पति में जाने का आपको अवसर मिला। तो आपको क्या लगता है कि आपका काम की पहचान हो रही है, या ये कोई पब्लिसिटी स्टंट की तरह से लोग इसको लेते हैं? नहीं, जब मैं वहां पहुंचा तो पता लगा अमिताभ बच्चन जी पिछले 1.5-2 साल से इसको फॉलो कर रहे थे, रवीना टंडन जी फॉलो कर रहे थे। तो मैं ये मानता हूं कि इन जगह पे पहुंचने के लिए ना बहुत स्ट्रगल होती है, आपके बारे में पूरी तहकीकात करी जाती है। और मैं अपने को नहीं, कुछ लोग कह सकते हैं ना कि अनूप खन्ना तो अपने आप को स्थापित करने के लिए, टीवी स्क्रीन पे दिखाने के लिए सब करता है। अनूप खन्ना की मर्जी से कुछ नहीं होता, उन्होंने बुलाया था। राष्ट्रपति जी ने इतना जिस तरह से उत्साहवर्धन करा, मतलब आप सोच भी नहीं सकते इन चीजों को। और जब आप कभी रियल सेंस में जब आपको ये चीजें मिलती है ना, तो आपके कंधे पे बहुत ज्यादा बोझ आ जाता है। आपको लगता है कि मुझे बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, गलती से भी गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतने बड़े बड़े लोगों ने आपको। सही बात है। नहीं सर, उसके अलावा देखिए, इतना बड़ा कार्यक्रम आप चलाते हैं, भोजन खिलाते हैं, कल को कोई आकर के उसमें कोई गलत चीज मिला जाए, एग्जैक्टली, लोग बीमार हो जाएं, बिल्कुल कोई दुर्घटना हो जाए, तो इन चीजों का भी तो आप ध्यान रखते होंगे। सर ये बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात बताई कि एक बार एक साहब आए मेरे पास, उसमें एक कीड़ा दिखाया उन्होंने, कहने लगे आपके खाने में कीड़ा निकला। तो मैंने कहा यार इस कीड़े को तो निकाल के फ्रेम में लगा के रखना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये तो भगवान का रूप है। बोले कैसे? मैंने कहा इतनी दाल उबली, इतने चावल उबले,
और उसमें ये कीड़ा बच के कैसे निकल आया, जिंदा दिखाया। हाँ जिंदा जीवित दिखाया, जीवित। तो मैंने कहा इसका मतलब या तो ये भगवान का दूसरा रूप है या ये बाद में गिरा है। सही बात है। बोला भाई साहब इसका मतलब बाद में गिरा होगा। तो अब हमने वहां एक बोर्ड लगाना पड़ा, अगले ही दिन ही लगा दिया, प्लेट चेक कर लीजिए खाना लेते हुए, उसके बाद हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। सही बात। ये बताइए कि अभी जो मैं बात कर रहा था कि आपको लोग कहते होंगे कि आप प्रचार पाने के लिए तो इधर उधर टीवी पे, हो सकता है कल को चेतना मंच पे भी कहें कि अरे ये तो प्रचार का एक और माध्यम खोज लिया। तो आपको नहीं लगता कि जितने ज्यादा लोग आपको देखेंगे, जितने ज्यादा लोग आपके बारे में जानेंगे, उतना वो उत्साहित होंगे, प्रोत्साहित होंगे और नए नए वेंचर शुरू होंगे? बहुत सही बात। और जब हमने शुरुआत करी थी तो इल्जाम तो आपके ऊपर लगेंगे रघुवंशी जी, अब इसको मना ही नहीं कर सकते। लोग कई बार मेरे पास आए, कहने लगे कमाई तो बहुत ज्यादा होती होगी खन्ना साहब, इसीलिए आप कर रहे हैं। तो अब क्या, अच्छा, मतलब उससे भी कमा रहे हैं? हाँ, मतलब यहाँ पे ये भी आरोप है, ये भी आरोप है कि इसमें आप कमा रहे हैं, डोनेशन आती है, फलाना आता है, डिमांड आता है, वो। तो मैंने कहा यहाँ गंगा शॉपिंग में जितनी भी दुकानें हैं, कोई दवाई की दुकान है, कोई कुत्ते वाले की दुकान है, कोई प्रॉपर्टी डीलर है, ये किस लिए बैठे हैं भाई साहब? ये सब कमाने के लिए बैठे हैं ना। चलिए मैं भी कमाने के लिए बैठा हूँ, इनमें से कोई आदमी ये काम तो नहीं कर रहा। सही बात। मैं कमाने के बाद भी ये काम कर रहा हूँ, कम से कम अप्रिशिएट कर दीजिए आप। तो फिर वो चुप हो जाते हैं। अब मेरे से कहते हैं कि साहब 5 रुपए में बचता कितना है? मैंने कहा साहब 4 रुपए बचते हैं, आप भी शुरू कर दीजिए। I mean, अब क्या जवाब दें आप? लेकिन अगर आप लोगों को ये जवाब देते रहेंगे तो आप कोई भी काम नहीं कर आप पाएंगे। हमेशा बहुत उत्साह में, बहुत हंसते हुए, खिलखिलाते हुए रहते हैं। तो हमने सुना है कि एक बार आप पढ़ने के दौरान कक्षा 12 में फेल भी हो गए थे, फिर भी आप लगे रहे और हंसते रहे। ये क्या कहानी है? ये मैं हमेशा मानता हूं और आज के माध्यम से कहना भी चाहूंगा, असफलता सफलता की पहली सीढ़ी होती है जी। मैं अपने टाइम का देहरादून का स्पोर्ट टेबल टेनिस चैंपियन था, रॉयल कैंट यूनिवर्सिटी चैंपियन, यूपी शुपी सब खेला था। तो उस साल मैं फेल हुआ था कि स्पोर्ट्स में अपना कैरियर बनाना चाह रहा था। मैं जब घर पे आया और रिजल्ट आया, पापा ने कहा बेटा तुम फेल हो गए। और ये मैंने कहा पापा कोई दिक्कत? बोले मुझे कोई दिक्कत नहीं है बेटे। तो मतलब हमारे टाइम में डिप्रेशन वगैरह नहीं होता तो जो आजकल के बच्चों को। हाँ, ये बड़ा होता है। अनूप जी थोड़ा बताइए नई पीढ़ी को, डिप्रेशन और डिप्रेशन नहीं बल्कि आत्महत्या तक पहुंच जा रहे हैं। और ये कहते हैं कि पता नहीं दुनिया क्या कहेगी और ये और वो। तो मैंने पापा से कहा, मैंने कहा पापा मैं सिर्फ आपसे संबंध है मेरा, अगर आपको बुरा लग रहा है या आपको कुछ है तो। बोले मुझे कोई परेशानी नहीं है, मेरे को तेरे पर पूरा विश्वास है, तू अगले साल पास हो जाएगा। अब मैं बाहर निकला, अंकल मिले, बेटा क्या हुआ? मैंने कहा अंकल फेल हो गए। तो मतलब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मेरे घर वालों को फर्क नहीं पड़ रहा तो तुम्हें क्यों फर्क पड़े? सही बात। अब मैं यूथ से भी या किसी से कहना चाहूंगा, ये कोरोना की वैक्सीन निकली है, कुछ निकला, ये पहले दिन में तो नहीं बन गई। हमारे साइंटिस्ट भी फेल हुए होंगे कुछ ना कुछ। आप ये मत समझिए, और वो कहने वाली बात कि सचिन तेंदुलकर अगर सिंगर होते तो शायद फेल ही होते ना। या लता मंगेशकर जी अगर किसी स्पोर्ट्स में होती तो वो फेल होती। आपकी अपनी फील्ड देखनी पड़ेगी, कौन सी फील्ड आपके पास है, उसमें आप सक्सेस हो जाएंगे। और फेल होना, असफलता, फिर मैं मानता हूं सफलता की पहली सीढ़ी होती है। और हमेशा मस्त रहिए जिंदगी में। और जैसा भाई साहब बता रहे हैं, जिंदगी में जो मेरे को पुराने लोग जानते हैं उन्होंने शायद ही कभी सीरियस देखा हो। कभी नहीं देखा, आपको हमेशा हंसते हुए देखा। आज बस इस बातचीत को यहीं विराम देते हैं और आपसे वायदा करते हैं फिर किसी और रूप में, किसी और संदर्भ में अनूप खन्ना जी से आपकी फिर भेंट कराएंगे और ऐसे ही तमाम असली हीरोज को आपके सामने लाते रहेंगे। आप जरूर देखते रहिए अपने इस चैनल चेतना मंच को। नमस्कार। नमस्कार।